हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए इस जीएस की पीवाईक्यू सीरीज में आज के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूं। अब देख रहे हैं व्यापम का लेवल किस हद तक बढ़ गया है। अभी हाल ही में और कुछ एग्जाम हुए जिसका अभी क्वेश्चन पेपर मैंने देखा। ठीक है, बहुत डीप जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ ही पुट वाले। ठीक है, तो चलिए हम जो है सभी प्रश्न जितने भी हो रहा है पेपर सबका जो पीवाईक्यू है वो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम ना हो जाए, के बाद भी आते रहेगा। फिलहाल हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं मंडी सब इंस्पेक्टर को, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है सीजी व्यापम एस्पिरेंट, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाकर आप जो है ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, और हमने साथ ही ई लाइब्रेरी से जो है आप इसका पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को काल क्रमानुसार लगाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये तीसरा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, व्यापम के एग्जाम में तीसरा बार रिपीट हुआ है। अमीन पटवारी को आप देख लीजिए। ठीक है, उसके पहले एक एग्जाम और कुछ हुआ था, ठीक है, उसमें भी आया हुआ है। तो ये तीसरा बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। एडीओ में भी पूछा गया था इसको। ठीक है, और शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये आबकारी आरक्षक का पेपर है, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास श्री ई एस एल नरसिम्हन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, दूसरा है श्री शेखर दत्त, बलराम जगदीश टंडन, श्री आनंदीबेन पटेल और श्रीमती सुश्री अनुसुईया उइके। ठीक है, तो आपको इसको क्रम जमाना है। क्रम जमाने को बार बार पूछा जाता है, तो इसको पूरा सूची है ना, जो 10 हमारे यहाँ राज्यपाल हुए हैं उसका आपको नाम याद रखना है। तो पहला आप जानते हैं डी एन सहाय या दिनेश नंदन सहाय, कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला या प्रथम राज्यपाल कौन है, तो डी एन सहाय है ना। डी एन सहाय या दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। श्री के एम सेठ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल थे। श्री ई एस एल नरसिम्हा राव पूर्व आईपीएस और आईबी के निदेशक रहे। श्री शेखर दत्त पूर्व रक्षा सचिव रहे। श्री राम नरेश यादव अतिरिक्त प्रभार। उसके बाद श्री बलराम दास जी टंडन, कार्यकाल के दौरान ही इनका जो है मृत्यु हुआ। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था, प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुश्री अनुसैया उइके छत्तीसगढ़ के प्रथम पूर्णकालिक महिला और आदिवासी महिला राज्यपाल। श्री विष्णुभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। और श्री रमेन डिका वर्तमान राज्यपाल, जुलाई 2024 से जो है ये कार्यरत है। ध्यान रखिएगा। तो इस डेट मतलब इन नाम को जो है आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्रम वाइज इसको याद रखिएगा। पहले तो आप जानते हैं दिनेश नंदन सहाय, फिर के एम सेठ जी है, फिर ई एस एल नरसिम्हा राव नरसिम्हन को याद रखिए। ठीक है, उसके बाद शेखर दत्त, फिर राम नरेश यादव, रामदास जी टंडन, आनंदीबेन अनुसुईका उइके, विश्वभूषण हरिचंदन और रमेन डेका। ये 10 है, 10 का नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उसके बाद प्रथम पूर्णकालिक महिला राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। पद पर रहते जिनकी मृत्यु हुई थी बलराम दास जी टंडन जी है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, साथ ही 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, 2 राज्य और संघ शासित प्रदेश का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी लिखा गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर एक राज्य के लिए राज्यपाल हो, 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो वेतन है, ठीक है, अगर 2 राज्य से अगर राज्यपाल है तो इनका वेतन जो है दोनों राज्यों से, ठीक है, एक अनुपात में जो राष्ट्रपति निर्धारित करे उसके अनुसार जो है इनको प्राप्त होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है, तो आप जानते हैं 3 कालखंडों में इसको जो है विभाजित किया गया है। पहला है गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है आधुनिक काल। 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो गाथा काल जो है 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक, भक्ति काल जो है 1500 से 1900 ईस्वी तक, उसके बाद आधुनिक काल 1900 से लेके अब तक। ठीक है, तो गाथा काल में इसके लोक गाथाओं जैसे लोरी चंदा, ढोला मारू, फुलबासन की प्रधानता, यह मौखिक साहित्य का युग है। भक्ति काल में की बात करें, इस काल में धार्मिक चेतना, कबीर पंथ का प्रभाव, कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं अधिक हुई हैं। 1900 से अब तक में
मुद्रण कला का विकास हुआ और खड़ी बोली के प्रभाव के साथ-साथ गद्य साहित्य का उदय हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको ध्यान रखना है। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के जो गीत है ना? राजकीय गीत, उसके रचयिता है अरपा पैरी के धार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, ठीक है। प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं मूला छत्तीसगढ़ चाहिए, सुबह की तलाश, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, ठीक है। इसके साथ-साथ कई और हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, बट ये कुछ प्रमुख है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, भाषाई शोध ग्रंथ यह उनकी पीएचडी का भी विषय था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है, ठीक है। राजा उल्हन देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां सती हुई, राजा उल्हन देव, ठीक है। यहाँ राजा उल्हन देव लिखा है लेकिन ये राजा नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सेनापति था एक प्रकार से जाजलदेव द्वितीय का। तो आप जानते हैं शिवरी नारायण में युद्ध हुआ था शायद जयसिंह और जाजलदेव द्वितीय के बीच, तो जिसमें उल्हन देव जो है भाग लेते हैं और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है और इनकी जो तीनों रानियां हैं वो सती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ राजा लिख दिया तो कहीं न कहीं कारण जो है ऐसे समाप्त कर सकते हैं। बट पहले तो समझेंगे कि वाक़ई में कि इसी का राजा की वजह से इसको कारण को हम गलत कर सकते हैं या कोई और कारण है उसको हम देखते हैं। बट उसको पूरा देखो, यहाँ केवल राजा लिखने से ये जो है कारण गलत हो जाए ऐसा भी नहीं है। इसको बहुत सोच समझ के इसका आंसर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का सबसे प्राचीन प्रमाणिक लिखित साक्ष्य जो है शिवरी नारायण के शिलालेख से मिलता है। यह शिलालेख कलचुरी शासक जाजलदेव द्वितीय का है और 1167-68 ईस्वी का। महत्व क्या है, तो इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से सती प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है, जो यह दर्शाता है कि उस समय समाज में यह प्रथा जो है प्रचलित थी। कारण की बात करें तो उल्हन देव ये कलचुरी राज परिवार के सदस्य थे, रत्नदेव द्वितीय के पुत्र और पृथ्वीदेव द्वितीय के ये भाई, ठीक है। घटना एक युद्ध के दौरान उल्हन देव वीर गति को प्राप्त हुए। उनके निधन पर उनकी तीनों रानियां जाजल्य देवी, लक्ष्मण देवी और अन्य उनके साथ सती होने का निर्णय लिया। शिलालेख में वर्णन है कि शिवरी नारायण के इसी शिलालेख में इस घटना का विस्तार से वर्णन है, कैसे उनकी पत्नियां जो है अग्नि में प्रविष्ट हुई। प्रथम साक्ष्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है शिवरी नारायण में देखने को मिलता है। वंश की बात करें तो कलचुरी वंश, सती होने वाली महिलाएं थी उल्हन देव की 3 पत्नियां। अन्य साक्ष्य के बारे में बात करें तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ के में रतनपुर और अन्य स्थानों भी सती स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में माई कोठारी या सती मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल अब इस प्रश्न की ओर आते हैं, तो शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हमको प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो शिवरी नारायण में ही मिलता है, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख उसमें देखने को मिलता है और उस शिलालेख में ही लिखा गया है कि उल्हन देव की तीनों पत्नियां जो उनके साथ सती हुई, तो कारण तो यही है भाई, इन्हीं की पत्नियां जब सती हुई तभी तो वो शिलालेख लिखा गया, कारण तो यही है ना। अगर इनकी पत्नियां अगर क्या होती, इनके साथ सती नहीं होती, तो शिलालेख भी नहीं लिखा जाता, जाहिर सी बात है। तो कारण तो यही है, कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। हालांकि यहाँ राजा शब्द लिखा गया है वो गलत है, बट याद रखिएगा वो इसको त्रुटिवश राजा लिख दिया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये राजा इनको अपना सर्वोच्च मानते थे एक प्रकार से, ठीक है। इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपे हुए थे, तो कहीं ना कहीं राजा शब्द उनके लिए जो है यूज कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, तो कथन और कारण सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, मेरे हिसाब से आंसर ए होगा। आप जो है तर्क वितर्क कर सकते हैं इसमें, है ना। जिनको जो आंसर लेना है, कई लोग तो राजा की वजह से इसको काट दिए हैं सी, लेकिन इसका सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, वादकों के क्रम, राजा भूपदेव सिंह, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम होगा, ठीक है। ये सब राजा है और ये कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो राजा भूपदेव सिंह, ये रियासत, ये जो है रायगढ़ रियासत के राजा थे और संगीत के महान संरक्षक थे। इन्होंने ही रायगढ़ में संगीत की नींव रखी, जिसके जिसे उनके पुत्र राजा चक्रधर सिंह ने शिखर पर पहुंचाया। राजा भूपदेव सिंह स्वयं तबला वादन में निपुण थे, उन्होंने बनारस घराने के गुरुओं से शिक्षा ली थी। आप जानते हैं राजा चक्रधर सिंह तबला वादक, वे भी तबला वादक। विमलेश मुखर्जी, ये इमदाद खानी घराने से एक दिग्गज सितार वादक थे, ठीक है। विमलेंद्र जो है सितार वादक।
विमल सीतार ऐसे करके याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, किसी नाम के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट हम कैसे याद रख सकते हैं, विमल सीतार ऐसे करके याद सकते हैं। तो विप्लेंद्र मुखर्जी, ठीक है, सितार वादक, इन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र में मुख्य अभियंता के रूप में सेवाएं दी, लेकिन संगीत जगत में इनका योगदान अतुलनीय है। इनके पुत्र पंडित बुद्धादिचार्य मुखर्जी आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ सितार वादकों में से गिने जाते हैं। इसको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह ये रायगढ़ दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ में से एक थे। ये मृदंग वादन में महारत हासिल थी। रायगढ़ घराने के विकास में ताल वादो तबला मृदंग का विशेष महत्व रहा। राजा कमल नारायण सिंह खैरागढ़, ये खैरागढ़ रियासत के राजा थे। संगीत के प्रति इनके प्रेम के कारण ही खैरागढ़ संगीत का केंद्र बना। ये पखावाज एक प्राचीन तालवाद बजाने में निपुण थे। इन्हीं के परिवार ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अपना राजमहल जो है दान कर दिया। 1956 में स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप जो है क्रम से जमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते हुए क्रम के अनुसार हमको जमाना है। रामनवमी चैत माह, ठीक है, अक्ति आषाढ़ माह, ठीक है, अक्ति जो है बैसाख माह, आषाढ़ सॉरी, ये हो गया चैत, और ये होता है बैसाख, ठीक। और रथ यात्रा आप जानते हैं आषाढ़ माह। उसके बाद कजरी देखते हैं पोला, ये होता है आपको भादो, ठीक है। और कजरी जो है सावन, सावन भादो में, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अक्षय तृतीया बैसाख माह में छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में अक्ति का बहुत महत्व है। इसे मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है, याद रखिएगा। इसको पूछा जा सकता है, अबूझ मुहूर्त इसको कहा जाता है, तो अक्ति को ही कहा जाता है। परंपरा किसान इस दिन अपने खेतों में बीज बोने की रस्म बीज बोहनी करते हैं। रथ यात्रा गोचा पर्व आषाढ़ माह में, तो बस्तर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, इसे गोचा कहा जाता है। इस दौरान बस्तर के लोग तुपकी एक प्रकार का पारंपरिक खिलौना बंदूक का प्रयोग करते हैं। पोला भाद्र मास अमावस्या को यह पर्व खेती में बैलों के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। इस दिन ठिठरी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कजरी सावन भादों में सांस्कृतिक संदर्भ, कजरी का संबंध कृषि और प्रकृति से है। यह छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। और महीने के याद नाम जो है आपको याद होना चाहिए, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़, है ना, याद रखिएगा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, सावन भादो मार कार्तिक, मार्गशीर या अग्रहण पूस माघ फागुन, अग्रहण पूस माघ फागुन, या उसी को बोलते हैं अग्रहण को मार्गशीर और पूस को बोलते हैं पौष, ठीक है। अश्विन और कुमार सावन और श्रावण, ध्यान रखिएगा, कुछ नाम है इस रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों का काल अनुक्रम यहाँ विवरण दिया है। रामनवमी चैत माह में शुक्ल पक्ष नवमी को, चैत माह में हिंदू वर्ष का प्रथम महीना है। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अक्षय तृतीया बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीय को इसे कृषि कार्य का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन पुत्र पुत्री का विवाह होता है। रथ यात्रा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीय को छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे गोचा पर्व के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कजरी सावन भादो, सावन पूर्णिमा से भादो नवमी तक मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। कजरी गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिए कजरी किस लिए मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। पोला भाद्र पक्ष अमावस्या को खेती किसानी का प्रमुख त्योहार है। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है और बच्चे मिट्टी के नंदी बैल चलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ एक और स्तंभ दो को आपको मिलाना है। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राज्य निर्वाचन आयुक्त और महाधिवक्ता। तो आप जाते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, आप अजय सिंह ये जान सकते हैं, ठीक है। और मुख्य सचिव उस समय अमिताभ जैन जी थे, अब तो चेंज हो चुके हैं। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन इंदर सिंह उबुवेजा और महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भरत, ठीक है। तो देखते हैं लोकायुक्त पद का स्वरूप क्या है, क्यों लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है ना। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो राज्य स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू है, इसको भी ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य इंदर सिंह उबुवेजा छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त है। मुख्य सचिव, तो यह राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार और राज्य सिविल सेवा का प्रमुख होता है।
नियुक्ति, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वरिष्ठ आईएएस विकासशील को छत्तीसगढ़ का 13वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ जैन का स्थान लेंगे, मतलब ले लिए हैं, जो 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मतलब अब हो गए हैं, तो विकासशील जी जो है अब मुख्य सचिव है 13वें क्रम का। इसको याद रखिए, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग मुख्य रूप से पंचायत और नगर निकायों के चुनाव जो है संपन्न कराता है। ठीक है। नाम अजय सिंह, पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह, ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है। वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भरत हैं। जनवरी 2024 में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड बातें हैं, यहाँ से प्रश्न करेंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 7 राज्य से, हर कोई जानते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में जो है आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में जो है महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक लंबी सीमा जो है उड़ीसा के साथ लगता है। सबसे छोटा सीमा जो है आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाले जिले हैं, बलरामपुर 3 जिला को छूता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड को। सुकमा भी 3 राज्यों को, 3 जिलों बोलता हूँ, 3 राज्यों को, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा को छूती है। 2 राज्यों को छूने वाले जिले हैं, जैसे जसपुर ओडिशा और झारखंड को, राजनांदगांव महाराष्ट्र एमपी को, बीजापुर जो है महाराष्ट्र तेलंगाना को। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो जलवायु प्रकार और कारण, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। इसके कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और जलवायु का स्वरूप उष्ण बना रहता है। मानसूनी प्रभाव, तो राज्य की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसको भी पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1300 सेंटीमीटर से 1500 1300 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर या 130 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, याद रखें, मानसूनी जलवायु। उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान, ये 2024-25 का आप जानते हैं बजट है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हम आगे जो बजट है 26-27 हमारा, उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जानते हैं। तो इसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य के नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के बुनियादी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। इसके तहत शहरों में सड़कों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, सार्वजनिक प्रकाश और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट आवंटन, इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि जो है आरक्षित की गई है, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं बजट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 24 फरवरी 2026 को, कब? 24 फरवरी 2026 को, ये डेट भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का बजट कब प्रस्तुत हुआ? तो 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट जो है प्रस्तुत किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बजट का मुख्य आधार और थीम की बात करें तो बजट का मुख्य आकार, बजट का जो आकार है वो है 1,72,000 करोड़ रुपया, 1,72,000 करोड़ रुपया। थीम क्या है? तो संकल्प, संकल्प इसकी थीम रही है। संकल्प का फुल फॉर्म जानते हैं। एस से होगा समावेशी विकास। ठीक है, ए से होगा अधोसंरचना, एन फॉर निवेश, के फॉर कुशल मानव संसाधन, के ए फॉर अंत्योदय, एल फॉर लाइवलीहुड और पी फॉर पॉलिसी से परिणाम तक। ठीक है, ये जो स्तंभ है, ठीक है, ये 7 स्तंभ हैं। ये 7 स्तंभ आपको याद होने चाहिए और कौन सा शब्द किसके लिए स्टैंड है इसको भी आपको पता होना चाहिए। एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, ए से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल फॉर लाइवलीहुड और पी फॉर पॉलिसी से परिणाम तक। ठीक है,
इसमें कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए, उसको भी ध्यान रखिएगा। रानी दुर्गावती योजना 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महतारी वंदन योजना 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने और फसल विविधीकरण के लिए। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना 100 करोड़ 5 लाख तक निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के लिए। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना महिला स्व सहायता समूह के व्यावसायिक अनुभव विस्तार हेतु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बातें हैं बजट से संबंधित, जैसे कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए दूसरी जाए बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 32,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। बिजली सब्सिडी की बात करें तो कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन श्रमिक दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। तो ये डेटा भी याद रखिएगा कौन किसके किसके लिए है। शिक्षा और कौशल विकास के लिए एजुकेशन सिटी बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 2 नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी। प्रावधान जो है 100 करोड़ का। उच्च शिक्षा में प्रदेश में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और 12 नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। एनईआईएफटी एनआईएफटी छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य और अधोसंरचना की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। 50 करोड़ का प्रावधान है। कैशलेस इलाज सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक विकास राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का निवेश, ठीक है। क्षेत्रीय विकास की बात करें बस्तर और सरगुजा पर फोकस किया गया है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के 10 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन होम स्टे पॉलिसी लागू की गई है 10 करोड़ और पर्यटन के उद्योग का दर्जा दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है। इसके अलावा 2026-27 के बजट में कुछ बातें हैं जो परीक्षा से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ग्रीन बजट तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 14,300 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन ग्रीन बजट। 5 नए मिशन मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कृष्ट मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और स्टार्टअप एवं निपुण मिशन शुरू किए गए हैं। और प्रत्येक को 100 करोड़ का जो है सालाना मिलेगा। कर रहा तो छोटे व्यापारियों के लिए 10 साल से लंबित 25,000 तक का वैट बकाया माफ। पेट्रोल पर वैट में 1 रुपया प्रति लीटर की कटौती। डिजिटल छत्तीसगढ़ तो बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन जो है किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, हास्य से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से होते हैं भाई, भक्ति से भी होते हैं, नीति से भी होते हैं और हास्य से भी होते हैं। तो राउत नाचा में गाए जाने वाले दोहे बहुआयामी होते हैं। ये न केवल मनोरंजन के लिए होते बल्कि समाज को भी सीख देते हैं और भक्ति भाव भी प्रकट करते हैं। राउत नाचा एक उसके बारे में परिचय जानते हैं। समुदाय यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के यदुवंशियों राउत या यादव जाति द्वारा किया जाता है। यह दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी से इस अवसर पर प्रारंभ होता है। इसे भगवान कृष्ण की विजय प्रतीक के रूप में और गायों की सेवा की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोहों की विशेषता है तो इसमें भक्ति दोहे, नीति और दर्शन से संबंधित, वीरता से संबंधित, हास्य और व्यंग से संबंधित दोहे इसमें जो है गाए जाते हैं या बोले जाते हैं। वेशभूषा और वाद्य यंत्र की बात करें तो ये जो है रंग-बिरंगे चुस्त कपड़े पहनते हैं। वे कौड़ियों के सजे जैकेट, साफे और मोर पंख और पैरों में घुंघरू बजाते हैं। उनके हाथ में सजी हुई लाठी होती है। आत्मरक्षा और पशुपालन का प्रतीक है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मांडा, ढोलक, दफड़ा, टिमकी और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो बिलासपुर में जो है राउत नाचा हर वर्ष होता है, ठीक है? तो प्रदेश स्तरीय राउत नाचा महोत्सव किया जाता है वर्ष 1978 से और 2025 में जो है 48वां क्रम का जो है नाउ राउत नाचा जो है महोत्सव किया गया। 2026 में है, याद रखिएगा 2026 में 49th क्रम का होगा, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो 48वां क्रम का जो है संपन्न हुआ। 49th जो क्रम है 49वां जो क्रम है वो 2026 में अगस्त-सितंबर में सॉरी अगस्त सितंबर बोलता हूँ, जो आपका दिवाली के आसपास जो है ये होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं का शोध किया? तो मैक्सिकन गेहूं पर शोध किया था। हरित क्रांति का आधार जो है मैक्सिकन गेहूं है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की बात करें, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। मेक्सिको में गेहूं की उच्च उपज वाली बौनी किस्मों का विकास किया था, तो याद रखिएगा मैक्सिकन बौनी किस्म। ठीक है। विशेषता की बात करें तो भारतीय गेहूं के पौधे लंबे होते थे जो अधिक खाद डालने पर गिर जाते थे। इसके विपरीत मैक्सिकन गेहूं के पौधे बौने थे जो भारी मात्रा में उर्वरक और पानी सोखकर भी गिरते नहीं थे, बहुत अधिक पैदावार होती थी। प्रमुख किस्में भारत में आयात की गई और फिर यहाँ परिस्थिति के अनुसार जो विकसित की गई प्रमुख किस्मों में सोनोरा 64 और लरमा रोजो थी। ठीक है। भारत में हरित क्रांति, तो भारतीय जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब नहीं रहे ये। उन्होंने बोरलॉग के बीजों को भारतीय जलवायु के अनुरूप ढालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्थान की भूमिका है तो आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आईएआरआई पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन मैक्सिकन किस्मों पर शोध करके उन्हें भारतीय खेती के लिए जो है तैयार किया। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया है। एक चीज याद रखिएगा यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें क्षेत्रीय असमानता और फसल असंतुलन, ठीक है, दालों और मोटे अनाजों की अपेक्षा जैसे मुख्य मुद्दे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? तो क्षेत्रीय असमानता और फसल असंतुलन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से, गुलाबी क्रांति से, प्रोटीन क्रांति से, हरित क्रांति से। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनके बारे में जानते हैं तो 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में इनका जन्म हुआ था। भारत में राष्ट्रीय दूध विकास के रूप में इनका जन्मदिन को मनाया जाता है। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उपलब्धि क्या है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की, जबकि उस समय दुनिया का मानना था कि केवल गाय के दूध से ही संभव है। ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ जो है 13 जनवरी 1970 को शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? तो भारत को दूध की कमी वाले देश से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनना। चरण की बात करें तो 3 चरणों में चलाया गया मॉडल, यह सहकारी मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित थी जिसमें दूध उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा गया और बिचौलिया का जो है खत्म किया गया। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो अमूल, अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मुख्यालय आनंद गुजरात में। आईआरए में डॉक्टर कुरियन ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इन आनंद की स्थापना की। पुरस्कार के रूप में इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो पद्म विभूषण, रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो ये क्रांति है, क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति खाद्यान्न, एम एस स्वामीनाथन। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा मछली और औषधि, दुर्गेश पटेल। पीली क्रांति तिलहन और सैम पित्रोदा। नीली क्रांति मत्स्य पालन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। और प्रोटीन क्रांति, ठीक है, प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन कृषि, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, सिक्का दिया गया। ठीक है, प्रोटीन क्रांति ध्यान रखिएगा, प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन कृषि, इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक आधिक्य क्या कहा जाता है? आर्थिक आधिक्य कहा जाता है। आर्थिक आधिक्य क्या है? तो सरल शब्दों में जब समाज या कोई अर्थव्यवस्था अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करती है तो बचा हुआ हिस्सा जो है आर्थिक आधिक्य कहलाता है। यह आधिक्य ही बचत, निवेश और भविष्य के आर्थिक विकास का आधार बनता है। यदि किसी समाज में आधिक्य शून्य है तो केवल जीवन निर्वाह स्तर पर ही जिया जा सकता है। अब जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, खर्च आपका कम होगा, तो जो पैसा बचेगा अधिक उसको आर्थिक आधिक्य कहेंगे। उसी जो बचा हुआ पैसा है उसी को आप निवेश करेंगे या भविष्य के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, अगर आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा होगा तो केवल आपका जीवन चल रहा है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब भी आधिक्य होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? आर्थिक आधिक्य कहा जाता है। आर्थिक आधिक्य के दो मुख्य भाग हैं। पहला उपभोक्ता आधिक्य, वह अंतर जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है जो वास्तव में चुकाता है। उत्पादक आधिक्य,
वह अंतर जो एक उत्पादक को प्राप्त होता है और जिस न्यूनतम कीमत पर वो बेचने को तैयार था। अधिक उत्पादन की बात करें, यह एक ऐसी स्थिति है जहां मांग की तुलना में आपूर्ति बहुत अधिक हो जाती है, जिससे बाजार में कीमतें गिरने लगती है और मंदी की स्थिति बन सकती है। यह एक अवस्था है, न कि अंतर की परिभाषा। ठीक है, याद रखिएगा। अधिक उत्पादन, अधिकतम लाभ क्या है? तो यह तब प्राप्त होता है जब सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो जाते हैं। यह उत्पादन और उपभोग का सीधा अंतर नहीं है। उपभोग अंतराल क्या है? तो आमतौर पर वास्तविक उपभोग और इच्छित उपभोग के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए उपभोग असंतुलन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। हमको फिलहाल इसको ध्यान रखना है, आर्थिक आधिक्य को। ठीक है, बाकी क्या क्या है आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ई लाइब्रेरी से। हमारे ऐप की ई लाइब्रेरी में आप जाएंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके लिए 35 रुपीज़ का फीस रखा गया है। आप एक बार पेमेंट करेंगे तो जितना भी पीडीएफ है, जो भी क्लासेस जीएस का हुए हैं, साथ ही हिंदी का, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, सबका पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो पीवाईक्यू है पूरा, लगभग उसमें 18 से 20 पीडीएफ उसमें डल चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज जो है हम 10-12 क्वेश्चन के साथ यहाँ उपस्थित हुए। खासकर यहाँ आपको बजट बताना था मेरे को, बजट से रिलेटेड कुछ-कुछ बातें जिसको आपको ध्यान रखना करके, तो इसमें ध्यान रखिएगा। बजट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अभी 26-27 का, तो ये आधार स्तंभ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और कुल बजट का आकार भी ध्यान रखिएगा, कब प्रस्तुत किया इसको ध्यान रखिएगा, किसने प्रस्तुत किया उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, बजट प्रस्तुत करते हैं अगर बजट जो है पहले से खुल जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। बजट अगर पहले खुल जाए, पूरी स्थापित करने से पहले तो क्या होता है, किसको त्याग पत्र देना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ-साथ आप भारतीय संविधान को, जो सब्जेक्ट जो है संविधान से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, देखो ये ऐसा प्रश्न है, इसमें कुछ बातें आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड है, कुछ बातें जो है बजट से रिलेटेड है, कुछ बात बजट बोलता हूँ, हम आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ बातें जो है आपके जो बजट आएगा, ठीक है, 26-27 का जो बजट है उससे रिलेटेड, मतलब ये 3 सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो बजट अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो वो तीनों बातों को ये जो है समराइज़, मतलब तीनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देता है। तो आपको तीनों जो बोल सकते हैं जो विषय है, उसको एक साथ आपको इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है आप प्रश्नों को अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। ठीक है, तो बजट से रिलेटेड अब जो भी बातें हैं, बजट कौन से अनुच्छेद के तहत है, ठीक है, बजट के क्या-क्या प्रावधान हैं, बजट में क्या-क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं, कैसे-कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी बातें को आप डिटेल से जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बुक पढ़ें तभी जान पाएँगे, गूगल में सर्च करिए, बजट के बारे में देखिए, बजट को विस्तार से समझाइए। ऐसा आप गूगल में लिखें तो आपको गूगल ऐसा समझा देगा कि आपको दोबारा बजट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल गूगल वगैरह का हेल्प लेके बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स के ऊपर जो है समझ सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है? चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।